अब हम शुरू करते हैं यूपीएससी सीसेट यूपीएससी सीसेट 2022 का पेपर हम करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट। अच्छा जी, देखो, और ये है ग्रुप, कौन सा सेट है? सेट डी जो हम कर रहे हैं सॉल्व। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, ये हमारा फिफ्थ। ये है एक्स एंड वाई run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start of is not counted as passing. अच्छा देखो, ये है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ से मान के चलो, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है, दोनों इसी डायरेक्शन में भागते हैं, एक्स भी और वाई भी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से जब चलेंगे, अब एक की जो स्पीड है वो है, मान लो एक्स की स्पीड है वो है 3। अच्छा ये देखो, यहाँ एक्स रेशियो वाई की स्पीड है वो है 3:2 में। तो हम क्या करते हैं, जब रेशियो होता है तो एक्स की जो स्पीड होती है उसको किसी का मल्टीपल ले लेंगे। हमने मान लिया 3a, या फिर तुम कुछ, अगर कुछ भी नहीं हो ना तो यही मान लो जो होता है ना, कि हमने मान लिया सिर्फ 3, और वाई की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, या कुछ भी मान लो मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और ये जो है इसकी, ये क्या है? अलॉन्ग सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर, मतलब का इसका जो सर्कमफेरेंस है वो है 300 मीटर। 300 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको? टोटल डिस्टेंस है वो है हमारा 3 किलोमीटर। ये है 3 किलोमीटर, मतलब कि 3000 मीटर। ये 1000 कैसा है? किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और सर्कमफेरेंस हमारा कितना है? 300 मीटर। अब देखो, ये कह रहे हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में भागते हैं तो एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे। अब मान के चलो, देखना, जैसे मान लो ये बंदा यहाँ से चला एक्स, ये भागा, इसकी स्पीड ज़्यादा थी 3 मीटर, ये कुछ भाग रहा होगा, दूसरा वाला उसके पीछे भाग रहा है। अब जब ये भागेगा एक्स, वो तेज़ भाग रहा है उससे, तो इससे आगे बढ़ेगा कहीं, मतलब कि जब तक एक्स इसको कवर कर जाएगा, जब वाई जैसे मान के चलो वाई हमारा जो है वो यहाँ से यहाँ कहीं पहुँचा, उसने डिस्टेंस कवर किया, मान लो डिस्टेंस डी मान लो, जो वाई ने डिस्टेंस किया है वो मैंने मान लिया वाई ने जो डिस्टेंस डी कवर कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब जब एक्स भाग रहा था तो एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? एक्स का डिस्टेंस क्या होगा? ये देखो, वाई की स्पीड क्या थी? कम थी। वाई की स्पीड जब कम है तो वो यहाँ से भाग रहा होगा, एक्स उससे आगे होगा, वाई पीछे होगा, ऐसा होगा कुछ। तो एक्स क्या करेगा? एक्स इस डिस्टेंस को दोबारा कवर करेगा, जब दोबारा आ रहा होगा तब कहीं जाके इससे मिलेगा, यही होगा भाई। जब एक्स तेज भाग रहा है तो एक्स पूरा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, वापस यहाँ पहुँच जाएगा, वाई अभी भी रास्ते में ही होगा, यही होगा। और एक्स इस डिस्टेंस में ये मिलेंगे कब? दोनों, जब एक्स वापस से इस डिस्टेंस को कवर करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? मान के चलो वाई ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो एक्स ने क्या किया? एक पूरा सर्कल कवर कर लिया और उतना ही डिस्टेंस फिर से कवर कर दिया। तो d + 300, ये समझ आया क्या हुआ इसमें? कुल मिला होता क्या, देखो, जब ये ऐसा होता है ना, जैसे एक्स और वाई इस डायरेक्शन भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो एक्स की स्पीड ज़्यादा है और वाई की कम है। वाई मान के चलो यहाँ तक पहुँचा, और एक्स क्या करेगा? उसी पीरियड में तेज़ स्पीड थी उसकी, तो वो इसको तो कवर कर ही गए एक चक्कर, और उसके बाद सेकंड राउंड जब वो लगा रहा है तब यहाँ पे जाके वो दोनों मिलते हैं। तो उसने 300 तो ऑलरेडी कर चुका था। 300 क्यों किया मैंने? क्योंकि सर्कमफेरेंस वो पूरा कवर कर चुका है एक बार, तो इसलिए 300 ऐड कर दिया। आगे समझ में? अब ये ऐड क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा जी, ये हो गया मेरा एक्स का डिस्टेंस, ये वाई का डिस्टेंस। अब इनकी स्पीड ले लो, बस हो गया उतने में ही क्वेश्चन। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? एक का डी है, और टाइम की उसकी स्पीड कितनी है? जिसने डी डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड कितनी थी? वाई की 2 इक्वल्स टू, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं, जितनी देर में वो यहाँ पहुँचा उतनी देर में एक्स एक चक्कर लगा के वापस यहाँ आया, तो टाइम तो उसका भी उतना ही है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा? हाँ, इसका डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय इसका स्पीड कितनी थी? 3, दोनों को इक्वेट कर दो। हाँ, यहाँ से करोगे तो ये इधर जाएगा 3d - 2d
इक्वल्स टू 600। तो डी इक्वल्स टू 600 की मतलब कि डी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, मतलब जो डिस्टेंस जब ये दोबारा मिल रहे हैं तब तक 600 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, ये डी किसका था? ये था मेरा वाई का डिस्टेंस। मैं निकालता हूँ एक्स का। एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स ने किया डी प्लस 300 इक्वल्स टू 900 मीटर। एक्स ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 900 मीटर अब तक। मतलब जब वो मिलेंगे पहली बार तब तक 900 मीटर वो कवर कर चुका होगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? वो है 3000 मीटर। तो अब ये बताओ, जब 900 मीटर पे वो पहली बार मिलते हैं तो दूसरी बार कब मिलेंगे? 800 पे। तीसरी बार 2700, 9 का मल्टीपल होगा ना। 900 पे पहली बार मिले, फिर से 900 मीटर बाद मिलेंगे, फिर से 9, इसके बाद मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रेस कहाँ बीच में ख़त्म हो जाएगी 300 मीटर पे। तो टोटल कितनी बार मिले? सिर्फ 3 बार। 900 पे मिलेंगे, 1800 पे और 2700 पे। कहाँ पे मिले? तो कितने राउंड, कितने बार मिले टोटल? 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये था फर्स्ट। देखो सी सेट अच्छा आने लगा। अब कॉन्सेप्ट ही समझ आएंगे। यहाँ मैं सिंपल तुमको ये बता दूँ सिर्फ एक फॉर्मूला, और कोई शॉर्टकट तिकड़मबाजी बता दो जो आजकल चलते हैं, वो उससे बात नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ये वाला। ये देखो, if the order of letter in the English alphabet is reversed and each letter represents the letter whose position it occupies, then which one of the following represent Lucknow? Okay, देखो हो क्या रहा है। ये कह रहे कि if the order of the English alphabet is reversed and each letter represent the letter whose position it occupies, and each letter represent the letter whose position it occupies। अच्छा, मतलब कि हमें क्या करना है, उल्टे लिख देने ये सब। ठीक है जी। देखो जैसे ऐसे है, ये देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V यहाँ तक ये ले लो। अब U V W X Y Z। अब उल्टे लिखो इनको, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो ये कहने कि अगर हम लखनऊ को इस जब हमने ए की जगह पे क्या आ गया Z, बी की जगह पे Y, यही बोला इन्होंने हमसे कि हमने क्या किया, ये जो लेटर थे इनको सिर्फ रिवर्स कर दिया। ईच लेटर, हर किसी लेटर को उल्टा लिख दिया हमने रिवर्स ऑर्डर में। ए की जगह Z आ गया, बी की जगह Y आ गया, सी की जगह X, D W E V ऐसे। तो हमें देखना लखनऊ क्या बनेगा। अब एल की जगह पे क्या आया है? ओ लिख दो। यू की जगह क्या आया है? यू की जगह F लिख दो। सी की जगह क्या आया है? X लिख दो। के की जगह P, एन की जगह पे M, ओ की जगह पे L, W की जगह पे D। अब ऑप्शन चेक कर लो बस। OFXPMLT, ये हो गया आंसर। यही आंसर है। बस उल्टे लिख के हमें रिवर्स करके वापस से ये देखना कि कौन सी एल की जगह पे कौन सी पोजीशन आएगी, मतलब कौन सा लेटर आएगा। ओ की जगह, यू की जगह क्या, सी की के, सब मतलब सारे देख के आंसर आ गया। बस इतना ही था इसमें, हो गया। अच्छा, अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन 7th। ये है क्वेश्चन। In a tournament of chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match result in a tie or draw. How many matches are played in the entire tournament? अच्छा, देखो ये हो क्या रहा है। तुम मैच देखते होंगे तो देखो, मान के चलो 5, हम एग्जांपल से लेते हैं। हमारे पास 5 टीम है टोटल। ठीक है, 5 बंदे खेल रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, चेस में कितने लोग खेल सकते हैं एक साथ? 2 ही बंदे खेलेंगे। वही मान के चलो
ABCDE, ये 5 बंदे हैं मेरे पास। पहला मैच हुआ A और B के बीच में, ठीक है। मैंने मान लिया B हार गया, A जीत गया। अब A का होगा C के साथ, B तो हार गया, वो तो इस टीम से बाहर हो गया। एक बार जो हार गया वो एलिमिनेट हो जाता है, बाहर चला गया। A और C में हुआ, अब मान के चलो C हार गया, फिर से A जीत गया। अब मान के चलो D के साथ होगा, अब A हार गया, ये भी बाहर हो गया, D बचा। अब D का किसके साथ होगा, E के साथ। अब इनमें से मान के चलो E हार गया, बचा कौन सा, D। टोटल मैच कितने हुए, 1 2 3 और 4। जब 5 टीम थी तो टोटल 4 मैच हुए। अब मान के चलो इसके साथ एक और लग दूँ F, तो D और F के बीच में होगा एक मैच। कितने मैच हो गए, 5। टोटल टीम कितनी थी, 6। अगर मैं F की जगह पे G भी लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 6 और टीम 7। मतलब कि जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं, नंबर ऑफ टीम अगर n है तो मैचेस जो होंगे ना वो होंगे n-1। समझ आया कैसे हो रहा है भाई। जब मेरी 5 टीम थी तो टोटल मैच 4 हुए। अगर मैं एक बंदा और ऐड कर लूँ, उसका विनर के साथ मैच कराऊंगा तो एक मैच बढ़ जाएगा, और एक टीम भी तो बढ़ रही है फिर साथ में, मतलब एक प्लेयर भी तो बढ़ रहा साथ में। अगर नंबर ऑफ टीम की जगह नंबर ऑफ प्लेयर लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेयर अगर n है तो मैचेस जो होंगे वो होंगे मेरे n-1। समझ आया। अब मान के चलो 150 टीम प्लेयर्स हैं टोटल, तो मैचेस कितने होंगे, n-1 कितना हो गया, 149। यही है भाई, टाई तो कहीं हो ही नहीं रहा ना। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, दूसरे के साथ खेलेगा, और जो हार गया वो बाहर। यही हुआ बस यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 7th। अब देखते हैं 8th वाला। हाँ ये देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखो ऑड डिजिट बताओ पहले तो कौन कौन सी, 1 3 5 और 1 3 5 7 9। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि नंबर जो वो मेरे डिविजिबल है 5 से। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो 5 से कोई भी नंबर जब डिविजिबल होगा जब उसकी यूनिट प्लेस पे जो है वो नंबर या तो 5 हो या फिर 0 हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 होगा कभी, या फिर 27 होगा या 23 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे 0 है ना ही 5 है। यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है। अच्छा जी, हमें 5 से ही डिविजिबल नंबर बनाना है, तो अब कितने डिजिट का, 1 2 3 डिजिट का। जब 5 से डिविजिबल बनाना तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 या फिर 0। 0 में ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने बोला ऑड नंबर बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5। अब 5 ख़त्म मेरा भाई, 5 तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ इनमें से ये 4 नंबर बचे, इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है इस प्लेस के लिए। 4 में से कोई भी आ सकता है, चारों में से भाई, 4 नंबर में से मैं कोई भी ले सकता हूँ। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है टोटल। इनटू ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शन है इस प्लेस के लिए। 4 ऑप्शन, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 7 भी और 9 भी। ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का होते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मुझे बताओ सेकंड वाली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास। देखो इन्होंने बोला विदाउट रिपीटेशन। जब विदाउट रिपीटेशन हो, मान के चलो यहाँ पे तुम कोई भी रैंडम नंबर 1 लोगे तो उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने बचेंगे, सिर्फ 3। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो बचे क्या तुम्हारे पास यहाँ रखने के लिए, 3 या फिर 7 या फिर 9। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरे पास, 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 3 12। यही आंसर है। अगर यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होती तो इसके लिए भी 4 चॉइस और इसके लिए भी 4 चॉइस, या फिर 4 क्यों 5 हो जाती, क्योंकि 5 भी अलाउड हो जाता मेरा। 5 यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ भी आ सकता है, तो 5 इंटू 5 हो जाता, फिर 25 बनती है रिपीटेशन। लेकिन हमें क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन। तो 5 जब यहाँ यूज़ हो गया तो मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको काट दिया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई इसके लिए कितनी चॉइस है मेरे पास, 4, और इसके लिए 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ये हो गया 8th वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं ये 9th। ये है 9th। कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। x इज एन इंटीजर, x बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर, 3x इज एन इंटीजर। अच्छा जी, x कोई इंटीजर हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे ये बताना कि x बाय 3 तो कोई इंटीजर होना नहीं चाहिए, 3x को इंटीजर हो। मैंने मान लिया, जैसे मान के चलो 3x को इंटीजर है, x की जगह पे मैं अगर 2 डाल दूं तो क्या होगा,
3x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 6, अगर x 2 डालूंगा 6 हो जाएगा, तो वो इंटीजर है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगी। और x/3 क्या होगा, 2/3 जो कि इंटीजर नहीं है, ये भी करेक्ट होगी। तो x क्या एक इंटीजर है, इससे तो हो रहा है। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं ये डाल दूं कि x की वैल्यू 1/3 है, x इक्वल्स टू 1/3 पुट कर दो, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x 3 इंटू 1/3 1, जो कि एक इंटीजर है, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। और 3x/3 क्या हो गया, x/3 1/3 इंटू 1/3 1/9, तो ये इंटीजर नहीं है अब। और 1/3 क्या है, वो इंटीजर नहीं था। मुझे x के बारे में पूछा ना, क्वेश्चन क्या था कि इज x एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है अब। तो दोनों की चीज़ आ गई ना मेरे सामने। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली, मतलब कि खुद एक इंटीजर डाल दिया, तो मेरा आंसर आया कि x एक इंटीजर है, जो मेरे से पूछा था। लेकिन जब मैंने x की वैल्यू 1/3 डाली, तो मेरा आंसर आया कि x एक इंटीजर नहीं है। तो क्या तुम एक एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे कि x इंटीजर है या नहीं है? वो तो डिपेंड कर गया ना कि भाई मैंने जब x को खुद ऑलरेडी एक इंटीजर लिया, तब वो आंसर आ रहा था कि हाँ हो जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो वो इंटीजर आ रहा था, लेकिन जब मैंने x की वैल्यू 1/3 डाली तो वो इंटीजर नहीं आ रहा है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट करने के बावजूद भी मेरी x के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाता। तो ये क्या अब कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि x इंटीजर है या नहीं है, ये मैं दोनों से नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू अलग अलग डाल रहा हूँ तो मेरी खुद की ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। समझ गए? तो इसीलिए ये गलत हो गया। अब देखो 10th वाला, ये है मेरा, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, रिजल्टेंट इंक्रीज निकालना मुझे। देखो मैंने मान लिया अपनी क्वांटिटी जो थी वो है मेरी 100 ऑलरेडी। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज वाले में जब कुछ मतलब इस टाइप से सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा ना, तो हम 100 मानते हैं ईजी करने के लिए, वरना ज़्यादातर हम x मान के ही करेंगे। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ परसेंटेज हो रही है तो हम क्या करेंगे, 100 अपनी मर्जी से मान लेंगे, क्योंकि इससे ईजी हो जाता है ऐड करना। अब मुझे बताओ 100 का 25% क्या होता है, 25 खुद। ये क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज हुआ 25%, तो न्यू प्राइस क्या हो गया, 100 ऑलरेडी था, 25 बढ़ गया क्योंकि 25% इंक्रीज है, तो 125 हो गया। अब कहने कि इसमें मेरा डिक्रीज हुआ 20% का, तो 125 का 20% डिक्रीज होगा। 20% कितना है, 1/5, 5 से 25, ये हो गया फिर से 25। ठीक है जी, ये डिक्रीज हो गया, तो 125 था, 125 आया था ना मेरा न्यू, उसके बाद 20% डिक्रीज हुआ तो 25 डिक्रीज हो गया, तो फिर से कितना आ गया वापस 100, ऑलरेडी कितना था 100। अब इस 100 में क्या किया इन्होंने, फिर से 10% इंक्रीज किया, इसका 10% कितना है 10, तो कितना हो गया ये 110 ओरिजिनल। अब ये पूछा मुझे कि रिजल्टेंट जो है, जो ये इसके बाद आया, पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज करके, ये जो है ये ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ है। अब ये बताओ ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में कितना हुआ, पहले कितना था 100, अब कितना हुआ 110, तो इंक्रीज कितना हो गया, सिर्फ 10% हो, यही तो हुआ ना, 10% इंक्रीज होगा। कैसे निकाला, 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ये 100 कौन सा है, ये वाला 100, मतलब कि ओरिजिनल प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस माइनस में ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100, 100 से 100 खत्म, 110 माइनस 100 10%। ये 100 कौन सा है, जो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। जो आगे समझ हो गया 10th का बी। 11th 12th पैसेज है, 13th पैसेज, 14th 15th को देखते हैं। ये देखो 15th, हाउ मैनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन x वीक x डेज, x आर x मिनट एंड x सेकेंड्स। अच्छा जी, ये तो मल्टीप्लिकेशन है बस। हाउ मैनी सेकेंड्स, देखो सेकेंड्स फाइंड करने हैं मुझे, तो सेकेंड से शुरू कर लेते हैं हम पीछे से। x सेकेंड है प्लस x मिनट है, एक मिनट में कितनी सेकेंड होती हैं 60 सेकेंड, तो x मिनट में कितनी हो जाएंगी 60 इंटू एक्स, तो 60x एक मिनट x मिनट में। अच्छा x आर है, 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं
60 इंटू 60 मिनट, 1 मिनट में कितने, एक्स मिनट में कितने होंगे, सॉरी देखो 1 आवर में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो एक्स आवर में कितने हो जाएंगी, 60 इंटू 60 इंटू एक्स, 60 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस एक्स डेज में कितने होंगी, तो ये तो आर है ही ऑलरेडी। एक्स डेज में कितने आर होंगे, 1 डे में कितना होता है 24 आवर, ठीक है जी। तो एक्स डेज में कितने होंगे 24 एक्स आर, और आर को हम सेकंड में ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो 60 इंटू 60 इंटू 24 एक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, ये डेज का हो गया। अब वीक में कितने होते हैं, वन वीक में, ये बोल रहे हैं एक्स वीक भी हैं, एक्स वीक हैं, तो 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज, और डेज का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 24 ये वाला। तो 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 7 एक्स। आगे समझ में क्या हो रहा है, देखो एक्स तो सेकंड था ही, मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड के बराबर होता है। ये हो गया आर, 1 आर कितना होता है 60 मिनट के बराबर, तो 60 मिनट तो ये रहा, ये मिनट तो ये रहे ऑलरेडी, और आर के लिए मल्टीप्लाई फिर से कर दिया। डेज में ये तो था सब में आर के लिए, और 1 डे में कितने होते हैं, कितने आर 24 आर, इसलिए 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये सब तो हो गया उसके लिए डे के लिए, और 1 वीक में कितने होते, कितने डेज होते हैं 7, तो इंटू 7 कर दिया। इनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ से ये तो कॉमन लिया, ये एक्स वाला 60 इंटू 60 इंटू 24 एक्स, ये कॉमन 1 प्लस 7 बचा, यहाँ से 1 और यहाँ का 7, तो ये हो जाएगा 8। 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 8 एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो प्लस में ये था प्लस 60 इंटू 60 एक्स, तो 60 इंटू 60 एक्स कॉमन लिया, 24 इंटू 8 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 एक्स इंटू 8 चौक 32 और 193, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया कवर, बचा क्या 60x। मतलब यहाँ पे अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये समझाने वाली चीज़ कुछ नहीं, ये तो मल्टीप्लिकेशन, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें ऐड करना, कैसे भी कर लो तुम, या तो पहले ही सबको मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन ले लेके कर लो। मैं कॉमन लेके कर रहा हूँ थोड़ा इजी बनाने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है, तुम कर कैसे भी सकते हो। 60x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 193 इंटू 60, तो 0 है ही ऑलरेडी, 36 18 455 1158 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 60x इंटू 11581 प्लस एक्स। अब इसको भी ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका लास्ट में 1। क्यों, यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी है, प्लस में 1 करेंगे तो 1 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो इससे ऑप्शन डी आ जाएगा। ये समझ आया ना, मेनली ये है करने वाली चीज़, बस और कुछ नहीं है। कि एक एक्स वीक में कितने सेकंड होंगे, 7 से मल्टीप्लाई, देखो उल्टा करते हैं इसको, एक्स सेकंड्स थे, फिर मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, आर को करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई, मतलब 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई, डेज को करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई, वीक को करेंगे तो उसी को फिर से 7 से मल्टीप्लाई। बस ये था जान समझने वाला, बाकी तो कैलकुलेशन है, करोगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अब देखते हैं 16th वाला, ये है मेरा 16th। यह PQRSTU are 6 member of a family, R is spouse of Q, अच्छा जी, U is the mother of T and S is the daughter of U. P's daughter is T and R's son is P. There are 2 couples in the family, which one of the following is correct? देखो R is spouse of Q, R जो है वो होता है spouse of Q, ठीक है जी। U is mother of T, U जो है वो है मदर है T की, मतलब कि ये U मदर है, ये मदर है ऑफ T। S इज़ द डॉटर ऑफ U, मतलब S भी इन्हीं के डॉटर है, ये डॉटर है, ठीक है जी। P's डॉटर इज़ T, मतलब ये मदर P की बेटी है,
ये मदर है तो पी कौन होगा, इनका फादर होगा। भाई पी की बेटी है ना ये, पी इज़ द डॉटर ऑफ, तो ये भी डॉटर है मतलब, ठीक है। पी क्या हो गया फिर, ये फादर होगा, जब यू तो मदर थी और वो टी उसी की लड़की थी यू की, और टी पी की भी लड़की है, वो मदर थी तो ये फादर है। अच्छा, आर सन इज़ पी, आर्स सन इज़ पी, मतलब आर और क्यू जो स्पाउस थे, इसका सन है, आर का सन है पी, मतलब आर और क्यू दोनों का सन है पी, क्योंकि ये तो वही हस्बैंड वाइफ है। लेकिन मुझे इसमें से ये नहीं पता कि कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है। ये उसने ये बोला कि आर इज स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस में वो हस्बैंड है या वाइफ है ये नहीं पता मुझे अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं देयर आर टू कपल्स, दो कपल हो गए हमारे, एक कपल ये रहा और एक कपल ये रहा, ये तीन, ये दोनों तो बच्चे ही हैं, ठीक। तो कितने मेंबर की फैमिली थी, 2 2 4 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 ये 2 ये 2 ये 6 हो गए टोटल, हमारी फैमिली कंप्लीट। मतलब ये दादा दादी दादा, ये पेरेंट्स हैं और ये बच्चे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू इज़ द, देखो ये क्वेश्चन वैसे आंसर की में काटा हुआ है, रीज़न अब ये देखते हैं रीज़न क्या है। देखो ये बोल रहे क्यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ टी, टी का ग्रैंड फादर, ठीक है जी, मैं एक बार को मान भी लूँ, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट देखो, क्यू इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी हो सकती है। आर इज़ द मदर ऑफ पी, ये भी नहीं कह सकते। टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, एक मिनट, पी इज डॉटर इज टी, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। यार ये उसने तो काटा हुआ था ऑफिशियल आंसर की में, लेकिन मेरे हिसाब से इसका डी आ रहा है, टी इज़ द, देखो मुझे क्या है, मुझे ये नहीं पता था कि आर और क्यू में हस्बैंड वाइफ कौन है, तो मैं यहाँ तो ये कह सकता हूँ कि क्यू ग्रैंड फादर है, क्योंकि हो सकता है वो मदर हो, और हो सकता है वो, देख ये यहाँ पे दोनों चीज़ आ रही हैं कि या तो वो ग्रैंड फादर होगा क्यू, या फिर ग्रैंड मदर होगी, लेकिन मुझे तो दोनों में से कुछ नहीं पता, तो मैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट करूँ, कोई भी नहीं हो सकती। और पी जो है, जो आर जो है वो मदर है पी की, ये भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है फादर हो, क्योंकि इन दोनों का मुझे क्या है जेंडर नहीं पता इन दोनों का, तो मैं इन तीनों को तो ले नहीं सकता। फोर्थ स्टेटमेंट को देखो, टी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, उसके वो बन सकती है यार, क्यों, क्योंकि ये तो पी का फादर था, फादर या मदर कुछ भी होगा, और यहाँ पे क्या टी जो है वो डॉटर है, ये भी हमें यहाँ इस स्टेटमेंट से पता चला कि पी इज़ द डॉटर ऑफ, पी इज़ डॉटर इज़ टी। या तो इन्होंने हिंदी वाली कोई स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ हो रही होगी, पी की पुत्री टी है और आर का पुत्र पी है। ऑफिशियल आंसर की में तो इसको काटा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी आ रहा था यार, क्योंकि देखो ग्रैंड डॉटर तो ये है ही ना इनकी, क्योंकि अब ये मदर है या फादर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो ग्रैंड डॉटर है ना, क्योंकि टी का तो मुझे पता है वो डॉटर है, तो इसलिए मेरे हिसाब से डी आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किस बेसिस पे काटा है, हिंदी वाली स्टेटमेंट कोई गलत है या क्या है, ये देख लेना एक बार, ठीक है। कुल मिला के मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इसका टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि ये ऑप्शन है मेरे आंसर। अच्छा, अब देखो 17th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू। स्टेटमेंट देखते हैं, क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर, आर से जो है वो क्यू वो है 18 किलोमीटर, ठीक है। पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम आर, आर से पी जो है वो 43 किलोमीटर, वो इधर भी हो सकता है पी, वो इधर भी हो सकता है पी, वो इधर भी हो सकता है पी, कहीं भी हो सकता है भाई। अब मेरे से पूछा कि पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या मैं दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके भी दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये तो मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में 18 फिक्स है, लेकिन मुझे पी की डायरेक्शन नहीं पता कि वो आर के लेफ्ट में या राइट में, भाई यहाँ भी तो हो सकता था पी, अगर इधर लोगे 43 किलोमीटर तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ लोगे तो इन दोनों के बीच का अलग डिस्टेंस आएगा, यहाँ लोगे तो अलग आएगा, यहाँ लोगे तो अलग आएगा। मतलब मुझे पी जो है उसकी ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में वो आर के, बस ये पता है कि वो आर से 43 किलोमीटर दूर है। हो सकता है वो आर से यहाँ हो 43 किलोमीटर दूर, या फिर यहाँ हो कहीं भी हो सकता है ना। इधर हुआ तो डिस्टेंस ये है, यहाँ हुआ तो डिस्टेंस ये है,
तो मैं क्या दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके भी ये नहीं बता सकता कि P और Q के बीच में डिस्टेंस एग्जैक्ट है कितना। समझ गए। अब देखते हैं 18th वाला। ये है 18th। ये देखो कि टू स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट। अच्छा जी, स्टेटमेंट ये वाला है। ऑल देखो ये वेन डायग्राम से करते हैं, हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। इसमें कैसे करेंगे, ये स्टेटमेंट 1 है, ऑल पेन्स आर बुक। मैंने मान लिया ये पेन है, ऑल पेन्स आर बुक, ये है बुक, सारे पेन बुक के अंदर आ गए। ये होगी मेरी स्टेटमेंट ये वाली, ठीक है, ऑल पेन्स आर बुक। अच्छा दूसरी है, नो चेयर इज़ अ पेन, कि चेयर कोई भी पेन नहीं है। मैंने ये मान लिया कि ये है चेयर, ये यहाँ भी हो सकती है या फिर यहाँ भी हो सकती है, ठीक है जी, कि पेन तो एक भी नहीं है, यहाँ भी हो या यहाँ भी हो। अच्छा कंक्लूजन क्या हो, कंक्लूजन देखो, ऑल चेयर्स आर बुक, क्या गारंटी है कुछ कि सारी चेयर इसके अंदर आ रही हूँ, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ऑल बुक्स आर चेयर, कोई गारंटी है, चेयर ऐसे हो भी सकती थी या फिर बाहर भी हो, एक भी बुक ना हो, ये भी है। अच्छा नो चेयर इज अ बुक, ये वाली स्टेटमेंट इसको गलत कर रही है, मतलब ये वाला डायग्राम, भाई कुछ चेयर बुक हो सकती है ना। हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि बस चेयर पेन ना हो। अब पेन ना हो का मतलब ये थोड़ा ना बुक भी ना हो सकता बुक हो, वो ऐसे आ जाए डायग्राम। तीनों ही कंक्लूजन नहीं फॉलो कर रहे एग्जैक्ट, तो समझ गए। ये हो गया 18th। अब देखते हैं 19th वाला। 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन आर गिवन बिलो, यू हैव टू फॉलो। अच्छा वही, अच्छा ये भी वेन डायग्राम से ही है। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये मान लिया मैंने डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये रहे। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ये टीचर्स हैं, ये इंजीनियर है, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट्स, ये इंजीनियर्स हैं, ये हो गए साइंटिस्ट। एक मिनट, ऑल डॉक्टर्स, सॉरी सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, सॉरी 19th। ये बोल रहे हैं सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ये डॉक्टर्स हैं, सम डॉक्टर्स ये है टीचर्स, ठीक। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ये हो गए टीचर्स सारे इंजीनियर्स ये। अच्छा ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ये हो गया इंजीनियर्स सारे साइंटिस्ट। अच्छा अब आते कंक्लूजन पे। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है, जो टीचर हैं डॉक्टर, वो टीचर साइंटिस्ट भी तो होंगे क्योंकि वो उसके अंदर आ रहा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये कोई गारंटी नहीं है, इंजीनियर्स यहाँ से गए थे, डॉक्टर्स तो बाहर है और इंजीनियर इधर है, तो ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, हाँ कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर हैं, ये वाला एरिया आ रहा है उसका कॉमन, दोनों में हमें कॉमन एरिया ढूंढना होता है वेन डायग्राम में कि जो दोनों स्टेटमेंट को कॉमन मिल रहा हो, तो यहाँ पे ये मिल रहा, तो फर्स्ट एंड थर्ड मिल रहे हैं मेरे पास, तो 19th का ये हो गया। अच्छा जी अब देखते 20th। 8 स्टूडेंट ABCDEFGHJH sit around a circular table equidistant from each other facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor, अच्छा B and D sits neither adjacent to C nor opposite to C. A sits in between E and D and F sits in between B and H. Which one of the following is definitely correct? अच्छा जी कितने स्टूडेंट्स हैं 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो B and D sits neither adjacent to C nor opposite to C। मान लो मैंने यहाँ रख लिया C, ऊपर रख लो, तो ये यहाँ कर लो, इसके ना तो एडजेसेंट में आना चाहिए ना अपोजिट में आना चाहिए, बी और डी, ना बी और ना डी। अच्छा ए सिट्स इन बिटवीन ए एंड डी, ए सिट्स इन बिटवीन ए एंड डी, ई एंड डी, अच्छा ये है इस हिसाब से। एफ सिट्स बिटवीन बी एंड एच, एफ बिटवीन बी एंड एच। देखो
ई ए डी कुछ इस टाइप से बनेगा, एक मैंने सी यहाँ फिक्स किया हुआ है। अच्छा जी, अगर मैं ई ए डी ऐसे रखूँगा, एक तो ये चांसेस है मेरे पास कि ई ए डी ऐसे आ जाए, ठीक है। ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ, सोच के देखो तुम, ई यहाँ आ सकता कभी, ई यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ई ए डी यहाँ जाएगा फिर, और डी इसके अपोजिट आ नहीं सकता। अच्छा, ई को मैं यहाँ भी नहीं रख सकता, ई ए डी, ई यहाँ आ सकता है अगर मैं रखूँ तो, ई ए डी ऐसे, ठीक है जी, ई ए डी ये हो सकता है एक तो, कि ई ए डी ऐसे आ जाए। अच्छा, लेकिन ऐसे रखने के बाद मुझे एच एफ बी के लिए 3 केसेस एक साथ नहीं मिल रहे, 3 जगह, मतलब 3 पोजीशन। मुझे क्या है, इनको तीनों को एक साथ रखना है और इन तीनों को भी एक साथ रखना है, तो ये भी नहीं हो सकता केस, ऐसे नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, ई ए डी यहाँ आ नहीं सकता, तो उल्टा रख देते हैं इसको। देखो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे घुस, मुझे समझ नहीं आ रहा शायद। देखो मुझे इतना पता है इसमें, ई ए डी एक साथ है और बी एफ एच ये तीनों एक साथ हैं, ठीक है। और बी और डी जो दोनों, वो सी के ना अपोजिट में होंगे और ना उसके साथ होंगे, एडजेसेंट होंगे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो एक केस कौन सा बन रहा है, मैंने मान लिया कि ई ए डी मेरे ये हो गए, ठीक है। अब सी ना तो यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता। अच्छा ये इसके बाद ये भी है, और सी ना ही मेरा यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। अब ये बताओ बी एफ एच इसके लिए कौन सी पोजीशन है, बी एफ एच, मैं ये बी एफ एच यहाँ रख दूंगा, बी एफ एच 8 बी एफ एच, देखो हाँ ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बी रख दूँ, यहाँ पे देखो सी ऑलरेडी, सी के लिए ये पोजीशन नहीं हो सकती, इसके अपोजिट सी यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे बी एफ एच ऐसे रख दूँ, बी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, तो बी के अपोजिट सी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगी, तो ये दोनों पोजीशन तो ख़त्म होगी बी सी के लिए, और यही एम्प्टी थी, तो सी बी एफ एच ऐसे नहीं रख सकता मैं, तो या तो मैं ये रख सकता हूँ बी एफ एच ऐसे रख दूँ, ठीक है। तो अब सी के लिए कौन सी पोजीशन खाली है मेरे पास, सी यहाँ आ नहीं सकता, सी यहाँ आएगा, जी यहाँ चला जाएगा। एक तो मेरे पास ये है कि ई के अपोजिट में एफ हो जाए, ई के अपोजिट में ये देखो बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, नहीं ये तो गलत है, सी सिट्स अपोजिट टू जी, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ई सिट्स अपोजिट टू एफ, ये हो रहा है। अच्छा, अभी तक के लिए ये केस आ रहा मेरे पास, ठीक है। अब देखते दूसरा केस, 1 2 3 4, देखो ऐसे क्वेश्चन में केस बनते हैं। अब देखो ई ए डी मैंने ये मान लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है ना एक केस कि ई ए डी और ई ए डी बी में यहाँ पे रख दूँ, अगर देखो बी एफ एच यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं बी के एडजेसेंट में, डी के एडजेसेंट में सी नहीं आ सकता, इसके अपोजिट नहीं आ सकता, इसके अपोजिट में सी यहाँ जाएगा, जी यहाँ पे जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आ रहा है उसकी सी सिट्स अपोजिट टू जी और ई सिट्स अपोजिट टू बी, लेकिन ये गलत हो रही है। मतलब पहली स्टेट में क्या आया, देखो इसमें क्या, इस वाले केस में क्या हो रहा था कि थर्ड स्टेटमेंट गलत सही हो रही है कि भाई ई एफ के अपोजिट बैठा हुआ है। इस वाले केस में ये हो रहा कि सी जी के अपोजिट बैठा हुआ है। तो एग्जैक्ट तो डेफिनेटली करेक्ट तो हम किसी को नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे क्या बोला है कि मुझे डेफिनेटली करेक्ट कि जो हर बार हो ही हो, ये तो पॉसिबल नहीं किसी में, क्योंकि यहाँ पे केसेस क्या हैं कि अगर ई ए डी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर बी एफ एच ये इसके सामने आ जाए बिल्कुल अपोजिट, तब केस अलग बनता है, और इनके कतई एडजेसेंट ले लें हम, तब केस अलग बन रहा है। तो डेफिनेटली करेक्ट तो हम किसी को नहीं कह सकते। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, कि नन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट।